अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोस। बात करेंगे डीजी रेंजर्स के हेलीकॉप्टर में एक सफ़र की। डीजी रेंजर्स कराची में मौजूद हैं और काफ़ी अरसे से रेंजर्स जो है वो कराची में रहती है। इस पर कई दफ़ा बहस हो चुकी है और कई दफ़ा हुकूमत और इन इदारों के दरमियान इसके क़याम की तोसी के मामले पर जो है वो ख़त क़दावत में भी जो है वो ख़बरें बनी और तोसी दी जाती है हर साल और उनके फ़ंड्स भी बढ़ाए जाते हैं। और सिंध में जो रेंजर्स रहती है वो हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पे फिर यहाँ पे रहती है और उनको फ़ंड्स भी हुकूमत सिंध प्रोवाइड करती है। बुनियादी तौर पर कराची यूनिवर्सिटी में जब हालात बिगड़े थे तो कराची यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के दरमियान जो खून रेश तसादुम थे या ख़तरनाक तसादुम थे उनको रोकने के लिए रेंजर्स की खिदमत हासिल की गई थी और बाद में फिर रेंजर्स को मुख्तलिफ़ शोबों में ऑपरेशन करने की इजाज़त दी जाती रही या उसकी ज़रूरत बढ़ती रही। और फिर कच्चे में डाकुओं के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ तब से जो है वो रेंजर्स की यहाँ पे जो मौजूदगी है वो बढ़ती चली गई और उसके बाद वो ऑपरेशन 92 के ऑपरेशन में बदल गया जो MKM के ख़िलाफ़ हुआ था। और फिर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ जब कराची में और सिंध में क़याम अमन के लिए ये रेंजर्स यहाँ पे क़याम कर रही है, मौजूद है। और अब तो रेंजर्स का काफ़ी यहाँ पे मुस्तकिल ठिकाने बन चुके हैं और काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर करने में और कंट्रोल करने में उनका किरदार है। इस पे बहस होती रहती है कि रेंजर्स का क़याम यहाँ पे कब तक होना चाहिए और रेंजर्स को वापस बॉर्डर्स पे कब चले जाना चाहिए और पुलिस की इस्तेदाद कितनी बढ़ानी चाहिए और पुलिस को इस काबिल कर देना चाहिए कि इतने अरसे में कि अब उसे मज़ीद किसी फ़ोर्स की ज़रूरत ना रहे और शहर में जो अमन व अमान का मामला है वो नीम फ़ौजी इदारों की बजाय पुलिस इदारे जो हैं वो संभालें और पुलिस का इदारा ही इस काबिल होना चाहिए। बहरहाल ये एक अलग बहस है, इस पर किसी वक्त और बात करेंगे। आज तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डीजी रेंजर्स हेलीकॉप्टर में एक सफ़र का वाक़या है वो मुझे मौका मिला था डीजी रेंजर्स के हेलीकॉप्टर में सफ़र करने का। वो कैसे, कब और क्या वाक़या था वो मैं बताने लगा हूँ। स्टील मिल में हमारे एक समझ लें जानने वाले दोस्त बन गए थे कर्नल अफजल। काफ़ी अच्छे हमदर्द मुखलिस इंसान थे, अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो कर्नल अफजल जब चेयरमैन स्टील मिल थे तो उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि कल आप सुबह आ सकते हैं। मैंने कहा जी मैं कवर करने के लिए आ जाऊँगा, अगर कोई इवेंट है। तो उन्होंने कहा कल आप सुबह यहाँ अगर आ जाएँ तो हम सुबह हेलीकॉप्टर हमने मंगाया है डीजी रेंजर साहब से और इस पर फ़ज़ाई मुआयना करेंगे स्टील मिल का, समुंदर साहिल से लेके तो गुलशन हदीद तक और पीछे पहाड़ियों तक जहाँ तक स्टील मिल की पूरी हदूद और पोर्ट कासिम के इलाकों पर। तो मैं उनके साथ आ गया। हमने स्टील मिल के अंदर ही एक हेली पैड बना हुआ था, वहाँ पे हेलीकॉप्टर मौजूद था। हम उसके हेलीकॉप्टर में बैठे और मैं नाश्ता करके आया था। तो हेलीकॉप्टर में बैठते ही पहले तो मुझे ऐसे हुआ जैसे मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो पहली दफ़ा आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और हेलीकॉप्टर में आपने नाश्ता किया और अचानक ऊपर हेलीकॉप्टर उठता है तो आप भी उछल कूद शुरू हो जाती है आपके अंदर भी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वोमिटिंग हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद तो मेरी तबीयत संभल गई और फिर हमने हेलीकॉप्टर से सारा जो है वो फ़ज़ाई मुआयना किया। एक तरफ समुंदर से शुरू हो के पूरा इलाका वहाँ से हम कवर करते पूरा जो है अरेबियन कंट्री क्लब के ऊपर से और स्टील मिल के जो प्लांट्स थे और स्टील मिल के जो रॉ मटेरियल जहाँ पे आता था बंदरगाह से, और वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई, खुद भी उन्होंने मुआयना किया। और हम वो सारी चीज़ें देखते हुए जो स्टील मिल की जहाँ पे रॉ मटेरियल के साथ साथ जो पुरानी चीज़ें और वो जो लाटें पड़ी होती थी स्टील की मुख्तलिफ, वो भी हमने देखी। स्टील मिल एक बहुत बड़ी अराज़ी पर फैला हुआ इलाका है और इसमें यकीनी तौर पर देख के ऊपर से ही अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी बड़ी जगह है। अंदर भी स्टील मिल में जाके आप जब बाई रोड जाते हैं या पैदल जाते हैं या गाड़ी पे जाते हैं तो आपको काफ़ी घूमना फिरना पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर है कि ज़मीन का व्यू और होता है और एरियल व्यू जो अब आप हेलीकॉप्टर से लेते हैं किसी जगह का, जैसे आजकल ड्रोन के हेलीकॉप्टर व्यूज़ आ गए हैं, ड्रोन वाले व्यूज़ आ गए हैं, तो उससे आपको फ़ज़ाई मुआयना मिल जाता है। तो काफ़ी परसेप्शन चेंज हो जाता है चीज़ों का, देखने का अंदाज़ा। पहले इंसान के ज़हन में कुछ और होता है उस जगह का खाका, और जब आप एरियल व्यू से उसका खाका देखते हैं तो आपका अंदाज़ जो है वो बिल्कुल बदल जाता है, एक नई चीज़ आपके सामने आती है। तो ऐसे ही था वो जब हेलीकॉप्टर से हमने स्टील मिल से लेके पूरा गुलशन हदीद तक और फिर स्टील टाउन के पीछे इलाकों तक, जो पिछली पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक का मुआयना किया। तो बहुत ही वो खूबसूरत इलाके भी थे, बहुत खूबसूरत व्यूज़ भी थे। नीचे
کئی علاقوں میں جو ہے وہ آبادیاں بھی بنی ہوئی تھیں، لوگ رہ رہے تھے اور کچے پکے مکانات تھے، تعمیرات تھیں، جن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان میں سے کچھ تو جائز ہیں اور قانونی ہیں، اور باقی جو ہیں ان میں سے ناجائز ہیں اور غیر قانونی بھی ہیں، ان کے خلاف آپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پانی کے ذخائر کا جائزہ لینا تھا کہ پانی کہاں کہاں ذخیرہ ہوا ہے، اور پانی کی سپلائی لائن بھی دیکھی تھی ہم نے۔ ان دنوں کرنل افضل اسٹیل مل میں ایک بوٹینیکل گارڈن بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور انہوں نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا ہوا تھا، اور پیچھے انہوں نے کرکٹ اسٹیڈیم، ہاکی اسٹیڈیم، اسکواش کمپلیکس اور سوئمنگ پولز اور فٹ بال گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ، یہ سارے انہوں نے اس زمانے میں بہت ہی شاندار انداز سے تیار کرائے تھے۔ وہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو بہت زیادہ فروغ دینا چاہتے تھے، اور وہ خود بھی شوقین تھے مختلف گیموں کے، اور انہوں نے کرکٹ میچ بھی رکھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اسٹیل ٹاؤن میں ہی جو کرکٹ گراؤنڈ بنایا، وہاں پر ایک خوبصورت گراؤنڈ بنایا، اس میں جو بڑے بڑے پائپ ہوتے ہیں ان کے ذریعے انہوں نے تماشائیوں کے اور کھلاڑیوں کے داخل اور باہر نکلنے کے راستے بنائے۔ وہ بہت ہی خوبصورت اس کو لک ملا اسٹیڈیم کو۔ وہاں پہ انہوں نے اسٹیل مل کا ہی پرانا جو لوہا تھا اور جو پرانی اینٹیں اور وہ جو ساری چیزیں تھیں ان کو استعمال کیا، اور بہت کم خرچے میں کم خرچ بالا نشین اسٹیڈیم بنایا، اور اسٹیڈیم میں پھر میچز بھی کرائے۔ یونس خان ہمارے وہیں سے نکل کر آئے۔ یونس خان اسٹیل مل میں ہی کھیلا کرتے تھے، اور پھر ان کو جب پاکستان کی ٹیسٹ کیپ ملی اور اس کو سینچری بنائی، تو پھر ان کے لیے وہاں پہ استقبالیہ دیا گیا۔ اسٹیل مل کے ہی وہاں پہ ہال ہیں بڑے اچھے اچھے، تو ان ہال میں مجھے بھی وہاں جا کے اس کے استقبالیہ میں تقریریں کرنے کا موقع ملا، اور یونس خان کے ساتھ ہم نے کافی وقت گزارا بھی۔ یونس خان ہمارے ساتھ نوائے وقت کے دفتر میں بھی آئے، پورے اسٹاف سے ملے، انہوں نے پورے نوائے وقت کا دورہ کیا۔ تو یہ ساری باتیں بھی مجھے اسٹیل مل کے حوالے سے ہی یاد ہیں۔ تو اسٹیل مل میں ایک کرکٹ میچ رکھا کرنل افضل نے، جس میں اس وقت ہوا کرتے تھے پہلے ڈی جی رینجرز تھے، بعد میں شاید وہ ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے، تو ان کو بھی مدعو کیا تھا انہوں نے کیا پائیں۔ ایک ٹیم جو ہے وہ ان کی بنی تھی، ایک طرف مطلب فوجی 11 تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیل مل 11 تھی۔ تو اسٹیل مل 11 کی قیادت جو ہے وہ خود کرنل افضل کر رہے تھے، اور وہ جو ہمارے سابقہ جو کور کمانڈر یا ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر تھے کور کمانڈر کی حیثیت سے، وہ بھی اس میں کھیل رہے تھے۔ وہ رن آؤٹ ہو گئے تھے، مجھے یاد ہے۔ تو وہ آئے اور انہیں بڑا افسوس تھا کہ وہ رن آؤٹ کیسے ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ بڑا اچھا میچ ہوا تھا، اور اسٹیڈیم میں بیٹھ کر میں نے دیکھا تھا کرنل افضل اور ان کے ساتھ وہ جو جنرل صاحب تھے۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی وہ وہاں پہ کروایا کرتے تھے، اور انہوں نے بوٹینیکل گارڈن اس لیے بنایا تھا، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان بھر میں جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پھلدار پھولدار درخت ہیں، پودے ہیں، ان سب کو یہاں پہ جمع کیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں اسٹیل مل میں غالباً 24,000 سے زیادہ ملازمین تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سب لوگ اگر اپنے اپنے علاقے سے ایک ایک پودا بھی یہاں پہ لا کے لگائیں، تو پاکستان کے جتنے بھی پھل ہیں، پھول ہیں، پھلدار درخت ہیں، وہ سب یہاں پہ لگ جائیں گے۔ اور انہوں نے بہت ساری کلیکشن کی بھی تھی، اور لوگوں نے ان کو لا کر پودے دیے بھی تھے، اور انہوں نے وہ بوٹینیکل گارڈن بنایا۔ جب ابھی بھی آپ اسٹیل مل میں جائیں تو اسٹیل ٹاؤن کی بالکل شروعات میں مین گیٹ سے پہلے جو قائد اعظم پارک ہے، اس کو انہوں نے انتہائی خوبصورت طریقے سے تیار کرایا ہے۔ اس کے اندر تمام جھیلیں بنائیں جو پاکستان کی جھیلیں ہیں، ان کے نام رکھے۔ اس کے اندر ایک کارگل پہاڑی بھی بنائی، ان دنوں زیادہ وہ کارگل وار ہوئی تھی، اور کارگل کی جو پہاڑی تھی وہ لوگوں کو زبانی یاد تھی۔ تو ہمیں بھی انہوں نے قائد اعظم پارک کا دورہ کرایا، وہاں پہ ایک مشاعرہ بھی انہوں نے رکھا، ایک رات کو وہاں پہ مشاعرہ تھا، اس میں کافی نامور شاعر آئے تھے، تو وہاں پہ بڑی اچھی تقریب ہوئی تھی۔ وہاں پہ وہ اکثر تقاریب منعقد کیا کرتے تھے۔ ان کے دور میں قائد اعظم پارک میں جو جگمگاہٹ تھی، جو رونق تھی، وہ واقعی دیدنی تھی۔ اور اس کے بعد کرنل افضل کے بعد پھر وہ ساری رونقیں آہستہ آہستہ مان پڑ گئیں، اور اب تو سب ماضی کا حصہ ہیں۔ اب تو اسٹیل مل میں درخت ضرور موجود ہیں، سبزہ ضرور موجود ہے، انفراسٹرکچر ضرور موجود ہے، درخت موجود ہیں، لیکن وہ اسٹیڈیم اب ویران ہو چکے ہیں۔ اب میں ایک دن گیا تو مجھے جا کے بڑا افسوس ہوا کہ وہ کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے اس میں اتنی گھاس اگی ہوئی ہے، اور ان کے اسٹیڈیم جو ہے ان کے جو اسکور بورڈ ہیں اور ان کی جو مشینری تھی ساری پڑی ہوئی تھی، اس کو زنگ لگ چکا ہے، اور وہاں پہ اب کوئی مینٹیننس نہیں ہے۔ لوگ بہت بڑی تعداد میں وہاں مغرب کے وقت آئے ہوئے تھے، عصر سے مغرب وہاں لوگ واک کرتے ہیں، کھیلنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اب وہ سہولتیں وہاں پہ نہیں ہیں جو کرنل افضل صاحب کے دور میں تھیں، یا جو ان کا خواب تھا کہ میں اس کو انٹرنیشنل اسٹیڈیم بناؤں گا۔ اور پھر وہاں پہ پاکستان کی ٹیم ایک دفعہ ایک میچ کھیلنے کے لیے گئی بھی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے ان کو ٹھہرایا بھی تھا۔ تو بہت عمدہ انہوں نے ہاسٹل اور ان کا جو ہے وہ جو لیول ہوتا ہے کھلاڑیوں کو ٹھہرانے کا، وہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ تو ان کے خواب تو یہی تھے کہ اسٹیل مل میں جو کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کو بہت انٹرنیشنل لیول کا بنا دیا جائے، اور وہاں پہ لوگ اچھے میچز کھیلنے دیکھنے کے لیے آئیں اور ٹیمیں اچھی آئیں۔ تو انہوں نے اپنے دور میں جتنی کوشش کر سکتے تھے وہ کی، لیکن بعد کے آنے والے ادوار میں اسٹیل مل کا جو حال ہوا وہی اس کے قائد اعظم پارک کا، اسٹیل
मिल क्रिकेट स्टेडियम का भी हुआ। वहाँ पे उन्होंने छोटा सा एक ज़ू भी बनाया था, बड़ा अच्छा चिड़िया घर बना हुआ था वहाँ पे कायद-ए-आज़म पार्क के अंदर। उसके अंदर बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे खूबसूरत किस्म के जो है वो परिंदे थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। वहाँ झीलों में जो है वो आप कश्ती रानी कर सकते थे, कश्तियों में पैडलिंग कश्तियाँ भी थीं, और उसमें उन्होंने वहाँ पे शैलेस बनाए थे कि वहाँ पे रूम भी आप किराए पे ले सकते थे। उस दौर में उन्होंने एसी भी लगाए थे कि एसी शैलेस भी हैं, और ओवरनाइट स्टे भी हो सकता है, फैमिलीज़ आके रह सकती हैं वहाँ पे। उनका एक फूड कोर्ट बनाने का इरादा था स्टील टाउन की बिल्कुल पिछली पहाड़ियों में, जहाँ से पानी की लाइनें गुजरती हैं, वहाँ पे वो एक फूड कोर्ट बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक पहाड़ी को डेवलप भी किया था। ये सारा एरियल व्यू जब हमने हेलीकॉप्टर पर ले लिया था, और डीजी रेंजर के हेलीकॉप्टर से हमने पूरी स्टील टाउन गुलशन हदीद का जो एरियल व्यू लिया था, तो उसमें वो दरअसल अपने मुस्तकबिल के मंसूबों की प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे कौन सी पहाड़ी पे क्या क्या चीज़ें करनी। तो फिर वक्त ने उन्हें मोहलत नहीं दी, ज़िंदगी उनकी जो है वो उनसे रूठ गई और वो अल्लाह के पास चले गए। लेकिन वो मुख्तसर वक्त में बहुत सारा काम करके गए, बहुत सारे उन्होंने जो है वो वहाँ पे पौधे लगाए और बहुत सारे मंसूबे शुरू किए। फिर अगर कुदरत को मंजूर हुआ और स्टील मिल, जैसे अब आजकल बात हो रही है कि रूस ने दोबारा इन्वेस्टमेंट करने का जो है वो फ़ैसला किया है और स्टील मिल को दोबारा खड़ा करना चाह रही हुकूमत, तो अगर स्टील मिल दोबारा शुरू होती है और वहाँ पे जो है वो रौनकें बहाल होती हैं, तो फिर ये सारी जो ज़मीनें और ये स्टेडियम और ये ग्राउंड तो मौजूद हैं। इस पर बहुत सारे लोगों की वैसे नज़रें हैं कि किसी भी तरीके से इन ज़मीनों को हथिया लिया जाए, लेकिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका था, और अभी भी जो है वो इन ज़मीनों से हुकूमत जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकती है। बेहतर इनको इस्तेमाल करके, बजाय इसके कि इन पर कब्ज़ा हो जाए, ये किसी और के कब्ज़े में चली जाएँ और बेनाम सुनसान हो जाएँ। तो देखें, दुआ करनी चाहिए कि चीज़ें बेहतर हों। वो हेलीकॉप्टर का सफ़र मुझे इसलिए याद आ गया कि वो मेरा पहला सफ़र था हेलीकॉप्टर में। उसके बाद तो मुझे और भी मौके मिले, लेकिन पहली मरतबा जब आप हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हैं, वो भी स्टील मिल जैसी जगह का मुआयना करते हैं और तफसीली मुआयना करते हैं। स्टील मिल, पोर्ट कासिम, समुंदर से लेके फिर अरेबियन कंट्री क्लब वहाँ बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था उसके ऊपर, और फिर उसके बाद गुलशन हदीद, स्टील टाउन के पीछे फिर गुलशन हदीद फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, नेशनल हाईवे और पीछे पहाड़ियाँ। तो वो सारा ही मंजरनामा मुझे मेरी आँखों के सामने अभी भी आ गया है, और बहुत ही खूबसूरत वो मनाज़िर थे। और कर्नल अफजल वाकई बहुत ही ज़िंदा दिल इंसान थे, बहुत ही वो दूरअंदेश इंसान थे। बड़े उन्होंने मंसूबे जो हैं शुरू किए थे, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के इदारे तरक्की करें। उन्होंने स्टील मिल को टर्न अराउंड किया था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कई लोग हो सकता है कि उनकी ज़ात से जो फ़ैसले हुए हैं उनसे नाखुश हों या उनको पसंद ना करते हों, लेकिन जितना मैं उनके साथ मैंने वक्त गुजारा, वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे और स्टील मिल की बेहतरी चाहते थे। तो आपकी जो भी राय हो आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।